चलिए बच्चों, अब हम क्यूए में मैथ्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर के बेटे 4 पार्ट हैं: रेशो, प्रपोर्शन, इंडिसेस और लॉगरिथम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटे। चैप्टर से पहले ना कुछ बातें मैं आपको बता दूं। देखो, समटाइम लोग जो है लोग वाला टॉपिक कुछ बच्चों को थोड़ा सा एग्जाम में टिपिकल थोड़ा सा हो जाता है, कंफ्यूज कर देता है। रेशियो प्रपोर्शन में तो आपको 100% श्योरिटी होनी चाहिए, क्वेश्चन कभी गलत नहीं होना चाहिए, होना भी नहीं चाहिए। और रही बात इंडिसेस की, इंडिसेस देखो, इंडिसेस का प्रयोग ना आप बाकी चैप्टर्स में भी करते हो। जहां पर भी एक्सपोनेंशियल या पावर आती है आप ऑलरेडी करते आए हो उसको, ऐसा नहीं है, तो मुश्किल तो कुछ नहीं है। हम कोशिश करेंगे अपने से चारों टॉपिक क्लियर हो। चारों में से एटलीस्ट पहले 3 तो 100% सबके होनी चाहिए, फोर्थ भी जितनी कोशिश करें सबका होना चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करें बच्चे। चलिए, जय श्री राम, जय माता दी। रेशो होता क्या है बेटे? रेशो होता है कंपैरेटिव रिलेशन बिटवीन द टू क्वांटिटीज। किसी भी तरह की दो क्वांटिटी, बट वो सेम काइंड की होनी चाहिए और सेम यूनिट्स में। सेम काइंड की मतलब, सेम काइंड का मतलब क्या होता है? सेम काइंड का मतलब है जैसे आप एक बच्चे के मार्क्स चेक करो, दूसरे के मार्क्स चेक करोगे, वेट का वेट से करोगे। और यूनिट सेम कैसे होगी? जैसे वेट ही ले लो, वेट की यूनिट क्या होती है? केजी। हाइट की सेंटीमीटर। बट इट कैन बी यूनिट फ्री ऑल्सो, जैसे मार्क्स, मार्क्स की यूनिट थोड़ी है, मार्क्स तो खुद ही मार्क्स है। तो सेम काइंड होना चाहिए, सेम यूनिट होनी चाहिए अगर यूनिट है, अदरवाइज इट कैन बी यूनिट फ्री। फॉर एग्जाम्पल, इन ए क्लास टेस्ट राम के आए 90 मार्क्स और श्याम के आए 45 मार्क्स। तो अगर मैं राम इस टू श्याम, इस टू बोलते हैं बीच में इसको ना, राम इस टू श्याम बोलूंगा तो 90 इस टू 45 दैट बिकम 2 इस टू 1, दैट इज माई रेशियो। फर्दर, रेशियो जब भी आप सोल्व करेंगे ना, आपको कोशिश करनी है सिंपलेस्ट टर्म में करना है, लोएस्ट टर्म में। जैसे मान लीजिए आपने 90 इस टू 45 लिखा था, आपने आंसर यहीं पर खत्म नहीं किया, अब इसको सिंपलेस्ट शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिख गए, ये बन गया 2 इस टू 1। जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लो बच्चों 10 इस टू 15 है, 10 इस टू, इसको आप 2 इस टू 3 ये करना है, बट सब्जेक्ट टू सम रिस्ट्रिक्शन। हो गए मतलब, अगर एग्जाम में आंसर ऑलरेडी 90 इस टू 45 है, फिर आपको 2 इस टू 1 नहीं करना। मतलब जब आप क्वेश्चन सोल्व करें, वैसे तो हमेशा लोएस्ट ही होगा, बट फिर भी एक बार आप आंसर पे नजर मार लें कि अगर उन्होंने शॉर्टेस्ट नहीं कर रखा तो आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत। अदरवाइज एज पर बेसिक रूल जब भी हम रेशियो लिखते हैं तो हम रेशियो को लोएस्ट फॉर्म में लिखते हैं। देखो रेशियो होता क्या है जनरली, रेशियो को मान लो हम ए इज टू बी बोलते हैं, ये रेशियो की फॉर्म है। इसको हम फ्रैक्शन में भी लिखते हैं, ए बाय बी। सेम बात हुई, यस और नो? इफ इट इज रिटन 2 इज टू 3, क्या इसको मैं 2 बाय 3 लिख सकता हूं बेटे? यस। तो याद रखना, फ्रैक्शन भी हो सकता है और आपका रेशियो भी हो सकता है। फर्दर, रेशियो की दो टर्म होती है, ए और बी। फर्स्ट टर्म को बोलते हैं एंटीसीडेंट और सेकंड टर्म को बच्चे क्या बोलते हैं हम? कॉन्सिक्वेंट। ठीक है। प्रॉपर्टीज, मैंने ना हमेशा मैथ स्टैट्स हमेशा बताया कि जो प्रॉपर्टीज है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट है। बच्चे ना हमेशा मेन टॉपिक करते हैं, प्रॉपर्टीज को स्किप कर देते हैं। प्रॉपर्टीज आपका एक शॉर्टकट है, प्रॉपर्टी आपका एक आसानी से क्वेश्चन। कई बार जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, यहां पे मीन का ले लेता हूं। मान लो मीन की एक प्रॉपर्टी है कि अगर सारी ऑब्जर्वेशन कांस्टेंट के हैं तो मीन के होगा। अब बच्चा उसमें भी निकाल के देख रहा है। जब आपको प्रॉपर्टी दिखे तो शॉर्टकट है, उसका यूज कीजिए, टाइम वेस्ट ना कीजिए। जैसे पहला है, द वैल्यू ऑफ द रेशियोज रिमेन अनचेंज व्हेन टर्म्स आर रेशियो आर मल्टीप्लाइड और डिवाइड बाय सेम नंबर। किसी भी नॉन जीरो, देखो जीरो से करेंगे तो आंसर जीरो ही हो जाएगा, किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइड कीजिए, आपका आंसर क्या आएगा? जैसे मान लीजिए कोई भी रेशियो है 2 इज टू 3, इसको आप 4 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 4 से नीचे क्या बन जाएगी? 8 इज टू, इसको फिर सिंप्लीफाई करके 2 इज टू 3 बन जाएगी। अब ना आगे हम इसका यूज करने वाले, इसलिए प्रॉपर्टी आई है तो कहीं ना कहीं इसका प्रयोग होना ही होना है। तो आपको एक बात समझा रहा हूं, कभी भी आप न्यूमरेटर को, न्यूमरेटर होता है ऊपर वाला एंटीसीडेंट, डिनोमिनेटर क्या होता है? कंसीक्वेंट। आप कभी भी न्यूमरेटर को मान लो मल्टीप्लाई करो तो सेम नंबर से डिनोमिनेटर को भी कर दो, इससे रेशियो आपकी चेंज नहीं होगी। आप अच्छा, क्या खाली मल्टीप्लाई होता है? डिवाइड भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं, बट मैं आपको सिंपल सा लॉजिक बता रहा हूं। आप एंटीसीडेंट या कंसीक्वेंट में से किसी एक को मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो सेम दूसरे से भी कर देना। किससे? एंटीसीडेंट किया तो कंसीक्वेंट को कर दो, कंसीक्वेंट किया तो एंटीसीडेंट को कर दो। ये बात समझ रहे? आपने एक को किया तो रेशियो चेंज हो जाएगी, इसलिए इसको हम बोलते हैं, मान लो 2 इज टू 3 है तो आई कैन से दैट इट इज 2k इज टू 3k। के मतलब जो मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है। सेकंड प्रॉपर्टी,
सेकंड प्रॉपर्टी है टू और मोर रेशियो कैन बी कंपेयर्ड बाय रिड्यूसिंग देम टू सेम डिनोमिनेटर। आपको दो रेशियो को कंपेयर करना है तो उनका डिनोमिनेटर समझते हैं, नीचे वाला कंसिक्वेंट, डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? सेम। जैसे मान लो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं बच्चे कि 3:4 और 8:12 में से कौन सा बड़ा है, आपको डायरेक्ट नहीं बोलना, गलत हो सकता है। आपको दोनों का डिनोमिनेटर क्या करना है? सर इधर तो 8/12 है, इधर है 3/4, डिनोमिनेटर क्या है? 4 है, 4 को 12 करना है, 4 को क्या करना है? तो क्या 3 से मल्टीप्लाई कर दूं? बट मेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी कहती है ऊपर वाले को भी करना पड़ेगा, तो दोनों कर दिया। अब ये बन गया 9/12 और ये बन गया 8/, अब बड़ा कौन सा है बच्चे? 9/12। अदरवाइज ना, जब पहली बार मैं क्वेश्चन कराता हूं ना क्लास में, हर बार होता है, हर बैच में, जब बोलता 3/4 और 8/12 तो बच्चा बोलता है 8/12, उसको दोनों बड़े दिख रहे हैं 8 और 12, बट आप उसको सेम डिनोमिनेटर में रिड्यूस कीजिए और फिर चेक कीजिए कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। क्लियर है बात बच्चे यहां तक? तो ये दो प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं, एक क्वेश्चन आता है इक्वालिटी और इनइक्वालिटी का। अगर ए इज टू बी, ए और देखो मैं हर जगह ना ए और बी बोलूंगा तो समझ जाना ए ऊपर वाला बी नीचे वाला। अगर ए इज इक्वल टू बी है तो हम कहेंगे रेशियो क्या है? इक्वल। अगर ए ग्रेटर देन बी है तो हम बोलेंगे रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी। ए लेस देन बी है तो हम बोलेंगे रेशियो ऑफ ग्रेट इनइक्वालिटी। ये तीन बातें, लेसर इनइक्वालिटी, सॉरी लेसर, दोनों बराबर है तो इक्वल, अगर ए ग्रेटर है तो ग्रेटर इनइक्वालिटी, ए छोटा है तो लेसर इनइक्वालिटी। थ्योरी में क्वेश्चन आ सकता है। काइंड्स ऑफ रेशियो, इस पे क्वेश्चन आपको दिखेगा, हमेशा दिखेगा, ज्यादा नहीं, एक दो तो दिखेंगे, एक तो आएगा। यू नो देयर आर सर्टेन काइंड ऑफ रेशियोज। हम एक प्रॉपर्टी काइंड ऑफ लगाते हैं, डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट, सब ट्रिप्लीकेट। पहला क्या है बच्चे? डुप्लीकेट का मतलब है ए इज टू बी को हम बोलेंगे ए स्क्वायर इज टू, मतलब ए को ए से मल्टीप्लाई कर दिया, बी को बी से, सिंपल भाषा में बोलते स्क्वायर कर दिया। क्या कर दिया? अगर मैं किसी भी रेशियो का स्क्वायर कर दूंगा वो क्या बन जाएगा? डुप्लीकेट। अच्छा, ए इज टू बी डुप्लीकेट है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर डुप्लीकेट है? ए स्क्वायर क्या डुप्लीकेट कौन सा हुआ? ओरिजिनल कौन सा है, डुप्लीकेट कौन सा है? ओरिजिनल ए टू बी है, डुप्लीकेट ए स्क्वायर डॉट बी स्क्वायर है। ट्रिप्लीकेट में सर क्यूब कर देंगे, यू नो क्यूब ऑफ रेशियो, ए क्यूब इज टू बी क्यूब। एक होता है सब डुप्लीकेट, देखो डुप्लीकेट में स्क्वायर किया था, सब डुप्लीकेट में स्क्वायर रूट कर देंगे। क्या कर देंगे? स्क्वायर। और ट्रिप्लीकेट में क्या कर देंगे? क्यूब रूट। अब क्यूब रूट करना आता है आपको? अब क्यूब रूट वाला क्वेश्चन है, बच्चे ने मेरे से पूछा सर कैलकुलेटर में निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बड़ा क्वेश्चन आ गया तो आप नीचे से उठा लो, हिट एंड ट्रायल करो ना। आपको लगता है क्यूब रूट निकालना मुश्किल है तो ऑप्शन में से क्यूब कर लो। अगर ऑप्शन का क्यूब क्वेश्चन से मैच हो गया, आंसर का क्यूब, तो आपका क्वेश्चन जो है क्लियर हो गया। समझ रहे बात को? तो हिट एंड ट्रायल, देखो दुनिया में कोई टीचर कोई भी मेथड करा दे, सबसे कामयाब है जब फंस जाओ तो हिट एंड ट्रायल। एक ही रास्ता बचता है, क्या? हिट एंड ट्रायल क्या होता है? ऑप्शन उठाओ और पुट करके देखिए, वो क्वेश्चन बन जाएगा वहां पर। ठीक है सर। एक होता है कॉन्टिन्यूड रेशियो। देखो अभी तक आपने पढ़ा ए इज टू बी, मगर 3 या 3 से ज्यादा रेशियो हो जाए, प्रपोर्शन की बात नहीं कर रहा मैं, रेशियो की बात कर रहा हूं। आप पार्टनरशिप करते हैं, पार्टनरशिप में 3 पार्टनर आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, उनका रेशियो होता है, दैट इज कॉन्टिन्यूड रेशियो। ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी इज टू ई, जहां तक मर्जी ये जा सकता है। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है कि ना, आप ना कॉन्टिन्यूड रेशियो क्रिएट भी कर सकते हो। अब आपको कैसे? मान लो दो रेशियो है, ए इज टू बी और बी इज टू सी। बी बेटे कॉमन है, बी क्या है? जैसे मान लीजिए ये गिवन है 2:3, 2:, और एक और गिवन है 3:4। क्या ये 3:3 कॉमन नहीं है? इसको लिख सकते हैं 2:3:4। तो ये मतलब ए और बी था, ये बी और सी था, ये बच्चे ए बी सी। दिस इज नोन एज कॉन्टिन्यूड रेशियो। क्या बोलेंगे? कॉन्टिन्यूड। है बात यहां तक? है सर? नो। अगर सर क्वेश्चन आ जाए और बी सेम ना हो फिर समस्या, समस्या है नहीं है। बी को सेम बना लो, बी को सेम। मान लीजिए आपको गिवन है 2/3 और 5/, अब इसको आप सीधा ले नहीं जा सकते, तो एक काम करो, ये वाला बी और ये वाला बी, मतलब इसका डिनोमिनेटर उसका डिनोमिनेटर क्या कर दो? सेम। 3 और 5 को सेम कैसे कर सकते हैं? एलसीएम ले ले, 15 बनता है। इधर कर दो 5 से मल्टीप्लाई, इधर कर दो 5 से, इधर कर दो 3 से, इधर कर दो। आप समझ रहे हो? जब मैं नीचे वाला करो तो ऊपर वाला भी मल्टीप्लाई करो, ऊपर वाला करो तो नीचे वाला भी, तो क्या बन जाएगा बच्चे? 10, 15, 15, 18। तो आंसर क्या आ जाएगा? 10:15:18। समझ गए? बी सेम है तो चुपचाप आंसर कर दीजिए, बी सेम नहीं है तो आंसर सेम करने के लिए पहले बी को सेम कीजिए। दैट इज कॉन्टिन्यूड रेशियो। एक होता है सर इनवर्स रेशियो। क्या होता है? इनवर्स, रिप्लेसमेंट। यू नीड टू रिप्लेस ए विद बी। ए की जगह बी लिख दो, बी की जगह। मान लो 5:4 है,
तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा 4:5। जाने बात। एंड लास्ट है बच्चों कंपाउंड रेशियो। क्या है? When two or more ratios are multiplied together, two or more ratios are multiplied together, resulting ratio को हम बोलते हैं कंपाउंड। क्या बोलते हैं सर? मल्टीप्लाई करने में कोई समस्या नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है। जैसे मान लो a बाय b है और c बाय d है, तो मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन जाएगा? AD इज इक्वल टू BC। इवन 3 है तो हम ऐसे करते हैं AC इज टू BDF। समझ रहे बात कैसे किया है? सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है, बट शॉर्टकट में क्या है? ACE, मतलब तीनों का एंटीसीडेंट। समझ रहे बात? मैंने नीचे बना के दिखाया आपको, इसको ऐसे बोलता हूं प्रोडक्ट ऑफ एंटीसीडेंट रेशियो, प्रोडक्ट ऑफ कंसीक्वेंट, यही है। आप सिंपल भाषा में इसको क्रॉस मल्टीप्लाई से भी निकाल सकते हो। धन्यवाद। यहां तक ये 7 तरह के बच्चे आपके रेशियो के। कितनी तरह के? 7 तरह के। अब बात करते हैं इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर दो रेशियो हैं, मतलब कि दो नंबर रेसिप्रोकल हैं आपस में, उनका कंपाउंड रेशियो हमेशा 1 होगा। अगर एक A बाय B है और एक B बाय A, आप मल्टीप्लाई करके लीजिए, देख लीजिए आंसर क्या आएगा? हमेशा 1। क्या आएगा? अब सर लास्ट पॉइंट है रेशियो का, इंक्रीज और डिक्रीज। इंक्रीज और इंपॉर्टेंट, देखिए अगर क्वांटिटी इंक्रीज या डिक्रीज होती है रेशियो में A:B, तो न्यू क्वांटिटी निकालनी है। तो न्यू क्वांटिटी होती है B ऑफ ओरिजिनल क्वांटिटी। समझना, मैं 2 फॉर्मूले दे रहा हूं आपको। देखो पहला क्या? एक है न्यू क्वांटिटी। क्या है? न्यू क्वांटिटी निकलती है ओरिजिनल क्वांटिटी इंटू मल्टीप्लाइंग रेशियो। ओरिजिनल क्वांटिटी इंटू मल्टीप्लाइंग रेशियो। मल्टीप्लाइंग रेशियो क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ गिवन रेशियो। ओरिजिनल होती है न्यू इंटू गिवन रेशियो। आपको ये मतलब क्या है? क्वेश्चन से समझाता हूं बेटे, सिंपल बात समझिए। एक न्यू है, एक ओल्ड है। एक तो गिवन रेशियो है, किससे बड़ा या कम हुआ, उसको रिवर्स कर दूंगा तो क्या बन जाएगा? वो मल्टीप्लाइंग रेशियो। देखना ध्यान से, एक ही इनकम है 5 लाख। कितनी इनकम है बेटे? अगर इनकम रेंज चेंज होगी 4:5 में, तो न्यू निकालनी है। क्या निकालनी है? अब न्यू मतलब निकालनी है, तो 5 लाख ओल्ड है। ओल्ड को किससे मल्टीप्लाई करें कि न्यू आ जाए? मल्टीप्लाइंग रेशियो से। गिवन रेशियो क्या है? 4:2 है, तो मल्टीप्लाइंग क्या हो जाएगी? 5:2। क्या निकलेगा? निकालना 6 लाख। इसको वेरीफाई कर ले एक बारी। अगर 6,25,000 को मैं आपकी ओरिजिनल इनकम से कर दूं, तो क्या ओल्ड आती है? तो 2 फॉर्मूले हो गए बच्चे यहां पर। क्या? न्यू इनकम इज इक्वल टू ओल्ड इंटू मल्टीप्लाई, ओल्ड इज इक्वल टू न्यू इंटू गिवन। क्लियर है बात? ये क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, दिस इज रेशियो, दिस इज रेशियो। अब अगर आपको रेशियो समझ आए तो ही अगला समझ आएगा, प्रपोर्शन। क्या है? प्रपोर्शन क्या होता है? यहां पर भी रेशियो चाहिए। अगर दो रेशियो इक्वल है बच्चे, अगर दो रेशियो, तो हम कह सकते हैं दो रेशियो किसमें है? प्रपोर्शन में। किसमें है? A, B, C, D are said to be in the proportion when A is to B is equal to C is to D, और you can say A by B is equal to C is to, इसको इवन पता कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं A is to B, ये दो प्रपोर्शन के साइन बनते हैं, फिर C is to। क्लियर है बात? देखिए, अब देखिए होता क्या है। A, B, C, D 4 है। जो A और D है, जो A और D है, इसको बोलते हैं एक्सट्रीम्स। क्या बोलते हैं? और B और C को क्या बोलते हैं? मीन्स। क्या बोलते हैं? और इसको हम मल्टीप्लाई कर दें आपस में, तो बन जाएगा AD इज इक्वल टू BC। वी कैन से प्रपोर्शन को लिखने का एक तरीका है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। लिख सकता हूं? मैं लिख सकता। मान लो A बाय B है इज इक्वल टू C बाय D, क्या मैं इसको AD इज इक्वल टू BC लिख सकता हूं? क्या मैं AD रेशियो BC लिख सकता हूं? तो मैं कह सकता हूं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। क्लियर है बात यहां तक? चले, अब रूल्स देखिए। जैसे वहां पर प्रॉपर्टी थी, यहां पर रूल है। पहला इनवर्ट टेंडो। क्या है? इनवर्ट टेंडो कहता है अगर A बाय B इज इक्वल टू C बाय D है, तो रिप्लेस कर दो। किसको? A को B से, C को D से, तो बन जाएगा B बाय A इज इक्वल टू D बाय, मान लो 2:3, प्रपोर्शन 6:9 है, तो हम लिखते हैं 3:2, प्रपोर्शन 9:2। आंसर विल रिमेन। क्यों? क्योंकि हमने दोनों तरफ इनवर्ट टेंडो किया है। देखिए प्रपोर्शन, अब बच्चा कहता है प्रपोर्शन क्यों नहीं छिड़ा यहां पे? बेटे इधर भी ऊपर नीचे किया, इधर भी ऊपर नीचे किया, प्रपोर्शन चेंज नहीं होगा। एक होता है सर ऑल्टरनेंडो। क्या होता है? ऑल्टरनेंडो में क्या होता है? क्रॉस वाली रिप्लेसमेंट है बी और सी की। किसकी है? बी और। अगर A बाय बी इज इक्वल टू C बाय D है, तो मैं लिख सकता हूं A बाय C इज इक्वल टू B बाय D। और इंटरेस्टिंगली इससे भी रेशियो चेंज। जैसे मान लो
2/3 इज इक्वल टू 6/9 है, आप करो क्या बन गया 2/6 3/9, इसको वेरीफाई कर सकते हो। 2/6 इक्वल टू 3/9, दोनों को कट करो 1/3 आएगा। तो यानी कि प्रॉपर्टी से हमारा आंसर चेंज नहीं हुआ। एक होता है सर कंपोनेंडो, क्या होता है कंपोनेंडो का मतलब होता है एडिशन, काइंड ऑफ एडिशन। अगर a बाय बी है, क्या है a बाय, उसको आप लिख देंगे a प्लस बी बाय बी। मतलब क्या किया आपने क्या किया, डिनोमिनेटर सेम रखे हैं, आपने न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड कर दिया है। a बाय बी को आपने कर दिया a प्लस बी बाय बी, और c बाय डी को बच्चे कर दिया c प्लस डी बाय डी, है ना बात। एक आता सर डिविडेंडो, कंपोनेंडो में ऐड किया था, डिविडेंडो में माइनस कर दीजिए, जो डिनोमिनेटर है वो सेम रहेगा। आप a बाय बी को लिखेंगे a माइनस बी बाय बी, और c बाय डी को लिखेंगे c माइनस डी बाय, बात। सर एक और आता है दोनों का मिक्सचर, कंपोनेंडो प्लस डिविडेंडो, सी एंड डी बोलते हैं, क्या बोलते हैं सी एंड डी। एक बार ऐड कर दो, ऊपर नीचे क्या कर दो माइनस, a बाय बी को कर दो a प्लस बी डिवाइड बाय a माइनस बी, c बाय डी को कर दो c प्लस डी डिवाइड बाय c माइनस डी, दैट इज कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। एंड वन मोर इज देयर सबट्रेंडो, क्या है सबट्रेंडो अलग है थोड़ा सा। a बाय बी इज इक्वल टू सी बाय डी है, आपको a में से माइनस करना है c, b में से माइनस करना है d, इधर लाके c में से माइनस करना है a और d में से माइनस करना है b। मतलब क्या कर रहे हैं हम क्या कर रहे हैं समझ रहे हो, हम एंटीसीडेंट से एंटीसीडेंट माइनस कर रहे हैं, कंसीक्वेंट से, बट एक बार पहले में से दूसरा फिर दूसरे में से पहला, दैट इज सबट्रेंडो। तो आपके कितने आ गए ये रूल, आपके 5 रूल आ गए, ठीक है। तो क्या क्या थे, इन्वर्टेंडो, अल्टरनेंडो, कंपोनेंडो, डिविडेंडो एंड सबट्रेंडो, है बच्चे। अब बात करते हैं अगली प्रॉपर्टी ऑफ प्रपोर्शन की। प्रॉपर्टी ऑफ प्रपोर्शन, ये पहला तो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, अगर 4 प्रपोर्शन में है तो उनके रेशियो इक्वल है, दैट मींस एडी इज इक्वल टू बीसी। ये इंपॉर्टेंट है बेटे। अगला कॉन्टिन्यू प्रपोर्शन, हमने कॉन्टिन्यू रेशियो देखा था, कॉन्टिन्यू क्या है, कॉन्टिन्यू प्रपोर्शन क्या होता है, अगर a इज टू बी इज इक्वल टू बी इज टू सी है, इज इक्वल टू सी इज टू डी है, तो हम कह सकते हैं ए बी सी डी किस में है, प्रपोर्शन। मतलब सर क्या कह रहे हो, एक है बेटे a बाय बी, एक है b बाय, एक है c बाय डी, इसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन। सर पता क्या चलेगा, चेक करेंगे, जैसे पहले वाले को चेक कर लो, ये है देखो 2/6, 6/18, तीनों को सोल्व करने में 1/3 नहीं आ रहा, तो दिस इज कॉन्टिन्यूड। सर अगला भी चेक करो, 2/6/10, 10 देखो ये पहले दो तो 1/3 आ रहे हैं, ये दूसरा नहीं आ रहा, तो एक कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन। तो a b c d are said to be in the continued proportion when a by b is equal to b by c is equal to c by d। धन्यवाद। अब इसके साथ में एक और चीज आती है, आपके पेपर में आता है मीन प्रपोर्शन का क्वेश्चन, दिखता है ना आपको, मीन प्रपोर्शन। एक्स वाई जेड अगर कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन में, देखो अभी आपने 4 पढ़े थे a b c d, मान लो मैं 3 कर दूं एक्स वाई जेड, तो y मेरा क्या है, मीन प्रपोर्शन। y मेरा क्या है, मतलब देखिए x बाय वाई इज इक्वल टू y बाय जेड, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स इंटू जेड, तो एक्स इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन ऑफ, सॉरी वाई इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एक्स इंटू, दिस इज नॉन मीन प्रोपोर्शन, क्या बोलते हैं इसको, वाई इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एक्स एंड जेड। ये क्वेश्चन में ना आपको गिवन होते हैं, आपको ना 2 गिवन होते हैं और निकालना था मीन प्रोपोर्शन, तो वो उन दोनों का क्या करना है आपने, ज्योमेट्रिक मीन, क्या करना है, ठीक है बात। तो क्या बना सर इससे, एक्स को बोलते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शनल, क्या बोलते हैं, जेड को बोलते हैं थर्ड, और वाई को बोलते हैं, मतलब फोर्थ नहीं होता यहां पे क्योंकि वाई 2 बार आ रहा है, वाई ही 2 बार है, वाई को बोलेंगे मीन, क्या बोलेंगे मीन। चलिए ये 9, मान लो 9 और 25 है, निकाल पाओगे, 9 इंटू 25 का अंडर रूट क्या आएगा सर, 15 आ जाएगा, ठीक है। एक होता है सर फोर्थ प्रोपोर्शन, ये लगेगा नॉर्मल कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में, फोर्थ मतलब डी, फोर्थ मतलब देखो वहां पर 3 थे, यहां पे 4 है, ए फर्स्ट है, बी सेकंड है, सी थर्ड है, डी फोर्थ है। अब मान लो क्वेश्चन आ जाए आपसे, ये क्वेश्चन देखो 8 12 20x, क्या आप इसका फोर्थ प्रोपोर्शन निकाल सकते हो, यार नॉर्मल रेशियो रख दो ना, 8/12 इज इक्वल टू 20/x मान ले, सोल्व किया क्या आ गया 30।
तो फोर्थ निकालना आसान है, मीन में थोड़ा कैलकुलेशन लगेगी आपकी, ठीक है बात। तो मतलब क्या समझा आपने? आप अगर 4 है क्वाड्रेंट में ABCD, तो D क्या है? फोर्थ। और अगर B, मान लो B या Y 2 बार आ रहा है, तो वो क्या है? मीन। वो क्या है? मीन। ठीक है बात। चलिए अब एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। अगर ऐसे गिवन है आपको A to B इज इक्वल टू B/C, आपको B कॉमन दिख रहा है, तो ये आपका कॉन्ड्यूट प्रोपोर्शन तो है ही है, साथ में क्या है? मीन भी है। कॉन्ड्यूट भी है और नॉर्मल भी है, दोनों में ये आ जाएगा आपका। अगर आप प्रोपोर्शन वाले चैप्टर को उठा के देखें, मीन पे और फोर्थ पे क्वेश्चन आपको दिखेंगे, ठीक है। अब सर आता है बच्चों का फेवरेट, इंडिसेस। कोई इंडाइसिस बोलता है, कोई इंडिसेस बोलता है। इंडेक्स पढ़ा? इंडेक्स होता है इंडेक्स। इंडेक्स का प्लूरल फॉर्म है, बहुवचन है। क्या है? अभी मैं बहु मतलब बहु के वचन है ना। इट वॉज नॉट ए जोक। द पावर और एक्सपोनेंट, पावर और ऑफ एनी वेरिएबल इज नोन एज इंडिसेस। जैसे मान लीजिए 5 की पावर 4 है, 5 की पावर, तो इसमें वेरिएबल कौन सा, इंडिसेस कौन सा है? वेरिएबल 5 है, इंडिसेस क्या है? पावर तो बचपन से पढ़ते आए हो ना, जो पावर आप बोलते हो ना एक्सपोनेंशियल, उसको बोलते हैं इंडिसेस। क्या बोलते हैं? देखो इंडिसेस बड़े सारे इंडेक्स है ना, इंडेक्स की प्लूरल फॉर्म है, समझ रहे हो बात। जैसे मान लो आपको सोल्व करना पड़ जाए, कैलकुलेटर में आप कर लेते हैं 2 की पावर 3, लॉजिक है उसका 2:3। पावर का मतलब क्या होता है? किसी चीज की कोई पावर है, उसको उतनी बार आपस में मल्टीप्लाई करना है। और इसके मैंने आपको तरीका बता रखा है। मान लो आज 4 की पावर 15, 4 की पावर, अब क्या 15 बार करने बैठोगे? आप इसको क्या करेंगे? 4 मल्टीप्लाई इक्वल टू, मतलब वो स्क्वायर हो गया, 2 बार हो गया। अब 13 14 नहीं 13 टाइम्स। जब आपने मल्टीप्लाई इक्वल किया, 2 तो हो गए ना बेटे ऑलरेडी। हाँ इक्वल किया ना मैंने, इक्वल करके 2 बार हो गया, अब 13 बार और कर देंगे, ठीक है। अब देखो कई बच्चे कहते हैं हम तो नॉर्मल नॉर्मल कर लो यार, तुम्हारी मर्जी है, 15 करो, 4 × 4 × 4 करते रहो, लगे रहो सुबह से शाम तक, हमारा क्या जा रहा है ना, ठीक है। अब होता है, एक होता है रूट। क्या होता है? रूट ऑफ ए नंबर, रूट ऑफ ए। अब समझिए, अगर x की पावर n है, सुनना ध्यान से, x की पावर, और वो a के इक्वल है, किसके इक्वल है? तो हम कह सकते हैं x जो है वो a का nth रूट है। x जो है वो a का, मैं समझाता हूं आपको, देखिए मान लीजिए 5 की पावर 2 है 25, 5 की पावर क्या है? 25। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो a है, जो क्या है, जो सॉरी x है, x क्या है? 5। 5 जो है ये 25 का अंडर रूट है, सेकंड रूट है, nth रूट बोलते हैं ना, समझ रहे बात इसको? यही तो आप करते हैं बचपन से। अगर 5 की पावर 2 इज इक्वल टू 25 है, तो क्या 5 25 का अंडर रूट ना हो गया? जैसे मान लीजिए 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8 है, यही है, तो क्या 2 8 का क्यूब रूट ना हो गया? दिस इज nth रूट, या क्या बोलते हैं इसको हम? रूट ऑफ ए नंबर। क्या बोलते हैं? रूट ऑफ ए। एटलीस्ट आप लोग अंडर रूट तो निकालते हो, स्क्वायर रूट तो निकालते आए हो ना बचपन से, 2 बार करके। क्यूब रूट कैसे निकलता है? 3 बार, ऐसे 4 बार 5 बार, जैसे मर्जी हो सकता है। अब देखिए इसको ना बोलते कैसे हैं, एक बार देख लीजिए। a की पावर x है, a की पावर क्या है? तो a को बोलते हैं बेस, और x को बोलते हैं पावर और एक्सपोनेंट, है ना। अब सर इसके रूल्स क्या? बच्चे ये रूल्स ना आप बचपन से करते हो, कई बार याद होते हैं, कई बार नहीं होते, आज याद होने चाहिए। अगर दो नंबर मल्टीप्लाई में सेम बेस के साथ, सेम a की पावर m इंटू a की पावर n, इसको बोलते हैं a की पावर m प्लस, मतलब सेम बेस। क्या है ये? मतलब सर आप ये कह रहे हो कि अगर बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रहे हो तो पावर को ऐड कर देता है, ये कह रहे हो? मैं एक और बात कह रहा हूं, अगर सेम बेस में डिवीजन हो, सेम बेस में क्या हो, तो हम माइनस कर देते हैं। क्या कर देते हैं? मतलब m इंटू एन में m प्लस एन करूंगा, m बाय n में m माइनस। क्लियर है बात यहां तक? ये शॉर्टकट है सोल्व करने का। अदरवाइज मान लो, जैसे मान लो 5 की पावर 3 और डिवाइड बाय 5 की पावर 2 है, आप पहले 5 की पावर 3 सोल्व करोगे, फिर डिवाइड बाय 5 की 2 करोगे, सीधा 5 की 1 कर दो, आंसर 5 आ जाएगा। समझ रहे बात को? अगर a बाय b की होल पावर m है, a बाय b की होल पावर, तो हम a की पावर m डिवाइड बाय b की पावर m अलग से कर सकते हैं, क्योंकि वो होल की पावर है। किसकी पावर है? होल। ऐसे ही a इंटू बी की पावर m है, होल की। a इंटू बी की होल की पावर क्या है? इसको हम a की पावर इंटू m इंटू बी की पावर m बोल सकते हैं, यस और नो? बोल सकते हैं। अगर 1 डिवाइड बाय a की पावर m है, तो क्या उसको ऊपर ले आ सकता हूं? देखिए दो जगह लगता है, अगर न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में या उल्टा जाओगे ना, नीचे से ऊपर जाओगे माइनस हो जाएगा, ऊपर से जाओगे तो भी। अगर a की पावर m डिनोमिनेटर में है,
तो ऊपर जाके वो क्या बन जाएगी, ए की पावर माइनस एम। आपको ना मैन्युटी वाला चैप्टर करते हैं, पावर ऊपर माइनस होती है, हम उसको केवल नीचे ले आते हैं। माइनस में सोल्व करना थोड़ा टिपिकल है ना, तो आपको जहां पर दिखे ना पावर माइनस में, ऊपर ऊपर है तो नीचे ले, नीचे है तो ऊपर ले जाओ। अच्छा nth रूट अभी बताया, क्या एक बात बताओ, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 25 का अंडर रूट होता है, क्या इसको 25 की पावर 1/2 लिख सकते हैं? ज्योमेट्रिक मीन में यही तो करते हैं हम। तभी आपने कभी सोचा, जब हम अंडर रूट करते हैं हमेशा उसको ज्योमेट्रिक मीन बोलते हैं, क्योंकि 1/2 होगी ना पावर, जो भी पावर आ गया उसको पीछे लेके जाया जा सकता है। मान लो 15 की पावर अंडर रूट 5 अंडर सॉरी फिफ्थ रूट है, तो इसको क्या 15 की पावर 1/5 बोल सकता हूं? यस, इस तरीके से मैं बोल, मतलब nth रूट को 1/n कर सकते हैं, nth रूट को 1/n कर सकते हैं। जिसकी पावर 0 होती है, किसी भी वेरिएबल की पावर बच्चों अगर 0 होगी तो आंसर हमेशा क्या रहेगा? ऑलवेज 1। इफ एन इन इक्वेशन बेसिस आर सेम, पावर विल बी सेम। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपको गिवन है a की पावर x इज इक्वल टू a की पावर y, तो आप इसको सिंपली x इज टू y समझ रहे हो, सेम बेस। इफ पावर्स आर सेम, सॉरी बेस आर सेम, पावर विल बी सेम। इक्वल है, सेम सेम बात होगी, इक्वल बोल देंगे, सॉरी इक्वल बोल देते हैं, नाराज क्यों हो रहे हो? अगला देखिए इसका उल्टा, अगर पावर्स बोथ साइड में सेम है तो बेस भी क्या हो जाएंगे? कैसे, क्या कह रहे हो सर? मान लो मैं कह रहा हूं x की पावर 4 इज इक्वल टू 5 की पावर 4, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? अब इसको सोल्व, बच्चा पहले 5 को सोल्व करेगा फिर जाके रूट करेगा, करते हैं कई बच्चे, करते हैं एक्चुअल में, कुछ नहीं करना, मतलब आपको दो बातें इकट्ठी पढ़ते हैं। अगर बेस सेम है तो पावर को इक्वल रख दो, पावर सेम है तो बेस को इक्वल रख दीजिए, सिंपल तरीका है, ठीक है बेटे। अब कुछ अदर प्रॉपर्टी है, अगर a की पावर m की होल पावर n है तो उसको हम a की पावर m इंटू n कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, पहले भी करते हैं हम, कर सकते हैं। और ऐसे ही ये ऑलरेडी बता दिया, अगर a की पावर माइनस m है तो उसको नीचे ले जाओ, 1/a की पावर m। ये आगे उसकी थोड़ी बाइफर्केशन है, a की पावर m उसकी होल पावर n फिर होल की पावर p, तो क्या m एंड p को मल्टीप्लाई कर सकता हूं मैं? मतलब पावर की पावर को आपस में क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। क्या कर देंगे? अगर a की पावर m/n है तो इसको बाहर लेके जा सकता हूं मैं, a की पावर m को 1/n कर दूंगा, और जैसे ही 1/n होगा वो nth रूट में चल जाएगा। कहां चल जाएगा? nth रूट में। देखो आपको ना प्रॉपर्टी सारी पढ़नी है, यूज जहां जरूरत पड़े वहां करनी है, जरूरत ना पड़े तो नहीं करनी। बच्चे क्या कई बार ना कुछ प्रॉपर्टी यूज करते हैं, कुछ नहीं करते, आपके क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा, करना करो, नहीं करना ना करो। ऐसे ही मान लो एक और बना दिया, a/b की पावर m है तो इसको am/bm लिख सकते हैं। मेरे को a की ऊपर इकट्ठे चाहिए तो मैं b को ऊपर है तो माइनस का m कर दूंगा। समझ रहे बात को? इस तरीके से, जैसे मान लो एक क्वेश्चन देता हूं, समझना, 5/4 की पावर 3 है, इसको 5/3 डिवाइड बाय 4/3 कर सकते हैं, तो इसको 5/3 इंटू 4 की पावर -3 कर सकते हैं, ठीक है, भी कर सकते हैं। ठीक है बात यहां तक, यस और नो? चलिए, दिस इज इंडिसेस। कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चन को आसान करता है, छोटा करता है, सोल्व करता है। इसके अलावा कुछ बेसिक फॉर्मूले जो बचपन से पढ़ते हैं, शायद पढ़ते हैं आप लोग, है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, ऐसे कुछ। ये एक ये इंपॉर्टेंट है, ये तीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिए करने सारे हैं हमने को। तीसरा क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस। सर क्यों करने हैं ये? सवाल आया ना बेटे, इसलिए करने हैं कि ना आपसे क्वेश्चन में रूट्स के बनाए जाते हैं। इवन इसका ना प्रयोग इक्वेशन में भी होता है। इक्वेशन में आप अल्फा प्लस बीटा निकालते हो, अल्फा और बीटा, वहां ना बच्चे से बोले थे अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू दो, बच्चा कंफ्यूज है क्या करना है, आपको अल्फा बीटा निकालना आता है तो उसके बाद तो यही फॉर्मूला लगेगा ना हर जगह पर। तो ये अलग अलग चैप्टर में अलग अलग जगह पे प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। दिस इज योर इंडिसेस। देन अगेन लॉ ऑफ सर्ट्स में सेम बातें मैंने बताई, अगर आप देखना चाहो पढ़ लीजिएगा। मान लो a का nth रूट है तो उसको a की पावर 1/n कह सकते हैं, ए बी का nth रूट है तो उसको a की पावर n और b की पावर 1/n कह सकते हैं। इस तरीके से सारे ऑलरेडी ऊपर कर लिए गए हैं, जिस बताने के लिए आपको दोबारा लिखे गए। दिस इज योर इंडिसेस। देखो इंडिसेस में ना कई बार होता है रैंडम 1% की बहुत मुश्किल क्वेश्चन आ गया जो सोल्व नहीं होता, बट जनरली क्वेश्चन सोल्व होते हैं। मैं पर्सनली आपको बोलूंगा अटेम्प्ट कीजिएगा, ज्यादा मुश्किल हर बार नहीं आते। देखो क्या 100 में से कोई 2-3 क्वेश्चन तो खतरनाक बनाने होते हैं, वो कई बार इंडिसेस पे बन जाता है, कई बार लॉगरिथम में बन जाता है, बट हमेशा ऐसा नहीं होता।
आपको करना है, इंडिसेस तो अच्छे से करना ही करना है। इसका ये एक तरीका है आपके क्वेश्चन को इजीली सोल्व करने का, ठीक है। लास्ट में आता है आप सबका और भी फेवरेट, लोगरिथम। लोग तो बचपन से सुनते आए ना। लोगरिथम क्या होता है बताएगा कोई? व्हाट डू यू मीन बाय लोग? ns पावर। अच्छा, और कुछ? देखिए सिंपल भाषा में समझाते हैं। अगर इंडिसेस को प्रयोग कर रहा हूं मैं अगर a की पावर x इज इक्वल टू n है, सुनो ध्यान से, a की पावर x इज इक्वल टू n है और दोनों ही जीरो से ऊपर है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? देखिए, देखो लोगरिथम ना वो कैलकुलेशन है जो बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को ना छोटा करने के लिए बनाई गई थी। सुनना ध्यान से, a की पावर x इज इक्वल टू क्या है? n। x को लिख दो यहीं पर, n को रहने दो सामने और इसको बना दो log टू बेस a। log टू बेस मतलब क्या किया मैंने, जो पावर है उसको नॉर्मल लिख दिया, जो बेस था a, बेस को log का बेस बना दिया और n को n ही रहने दिया। देख पा रहे हो? इसमें देखो वैल्यू समझना, इसको बोलते कैसे? log n टू द बेस a। वैल्यू ऑफ log n टू द बेस a इज इक्वल टू x इज इक्वल टू, जैसे मान लो 5 की पावर 2 इज इक्वल टू 25 है, ये हम पढ़ते हैं ऑलरेडी। इसको हम कैसे बना सकते हैं? 5 इज इक्वल टू log 25 टू द बेस 2। आपसे कोई पूछेगी log 25 टू द बेस 2 की वैल्यू क्या है, तो आप बोल सकते हो 5। इसको हम उल्टा भी बना सकते हो। मान लो मैं आपको इसी क्वेश्चन को देखते, इसको हम वापिस ऐसे लिख सकते हैं ना, 5 की 2 इज इक्वल टू 25। वापिस कन्वर्जन भी करना पर कैसे बेटे? अच्छा मैंने उल्टा लिख दिया, सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक। 2 इज इक्वल टू log 25 टू द बेस 5। ठीक है, इस तरीके से आप करेंगे इसको, ठीक है। अब इसमें भी ना इंटरेस्टिंग बात क्या है कि ना प्रॉपर्टीज आती हैं जो एडिशन वाली, सब्सट्रैक्शन वाली, मल्टीप्लिकेशन वाली और डिवीजन वाली। पहले एक बात पढ़े, कॉमन लॉगरिथम क्या होता है? कॉमन लॉगरिथम वो होता है जिसका बेस क्या होता है? 10। आपको एग्जाम में ना कभी कुछ भी गिवन हो तो आप क्या बेस मानेंगे? 10। क्या मानेंगे? मान लो गिवन है log 5, तो बेस क्या है? log 10, बेस क्या है? 10। एक होता है नेचुरल लॉगरिथम। कौन सा होता है बच्चे? नेचुरल लॉगरिथम वो होता है जहां पे बेस क्या होता है? एक्सपोनेंशियल ई। क्या होता है? और ई की वैल्यू आपको पता ना क्या होती है? 2.7। बट कभी भी ना ई का प्रयोग हम पेपर में करते नहीं है। ई जनरली हमारा इंटीग्रेशन वाली चीजों में यूज किया जाता है। कुछ भी गिवन ना हो तो बेस क्या है? 10। और गिवन हो तो ई नहीं गिवन होगा। क्वेश्चन में बेस 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है, नेचुरल नंबर कोई भी हो सकता है। अब लो समझिए, ये कहानी है जो क्वेश्चन सोल्व कराएगी आपको। अगर लोग एम एन है, देखो बेस नहीं उठा रहा मैं, बेस की बात नहीं कर रहा, बेस तो सेम रखूंगा मैं। मान लो लोग क्या है? एम एन, तो इसको बोलते हैं लोग एम प्लस लोग एन। समझ पा रहे हो? मान लो लोग 14 गिवन है, 14 का मतलब 2 इंटू 7 हो गया, तो इसको लोग 2 प्लस लोग 7 बोल सकते हैं। ये भी क्वेश्चन को छोटा करता है। मान लो जैसे मान लीजिए लोग 50 है, तो इसको लोग 5 इंटू 10 बोल सकते हैं, तो इसको लोग 5 प्लस लोग 10 बोल सकते हैं। सर ऐसे देखिए हम डिवाइड डिवीजन में m बाय n क्या है? m बाय n को बोल सकते हो लोग m माइनस लोग n। ये दो सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। समझ रहे हो बात को? लोग m n है तो लोग m प्लस n, लोग m बाय n है तो लोग m माइनस लोग n। सर इसके अलावा एक क्या आता है? लोग a तो बेस है, लोग m की पावर n, लोग m की पावर को हमेशा कहां ले जाओ? आगे, तो बन जाएगा n इंटू लोग की पावर लोग m, सॉरी n इंटू लोग। समझ रहे हो? अगर log m की पावर n है तो n को आगे ले आएंगे, n इंटू log m बन जाएगा। अगर बेस सेम है और नंबर भी सेम है, log a टू द बेस a, तो आंसर हमेशा क्या आएगा? 1। log 2 इज टू बेस 2, आंसर क्या आएगा? और एक बड़ा सा क्वेश्चन आता है हमारा log वाला। मैंने जब भी log का क्वेश्चन सोल्व करा तो आपको एक बात बताई थी, याद करो क्या थी। आपको ना कोशिश करनी है नंबर और बेस क्या कर दे। जैसे मान लो एक अच्छा सा एग्जांपल देता हूं आपको। मान लो गिवन है नीचे log का बेस 5, log का बेस क्या है और ऊपर है 25। आप क्या कीजिए, log 5 को 5 करके पावर कर दो 2, 2 आगे आ जाएगा, log 5 5, ये 1 हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? 2। ये दोनों प्रॉपर्टी इकट्ठी लगती है। आपको बेस को ना सेम करना है नंबर से, पावर क्रिएट करके पावर को आगे ले जाओ, वही आपका आंसर बन के आ जाएगा। ये आपको करना भी नहीं पड़ता, पता है। ज्यादातर क्या होगा जब आपको ऐसे मिलेगा log 5 का बेस है और 5 नंबर है, उसकी पावर 2, तो आंसर चुपचाप आप क्या लिख दोगे? 2 कर दोगे। इस तरीके से समझ रहे हो? हमेशा क्वेश्चन में ये करना है, ये दोनों प्रॉपर्टी यूज होनी है, पावर को आगे लेके जाना है और बेस और नंबर को सेम करना है, 1 हो जाएगा।
अच्छा, अगर नंबर 1 है, किसी भी log 1 की वैल्यू अगर पॉजिटिव नंबर का बेस हमेशा क्या होगी? 0। log 1 की वैल्यू हमेशा क्या होगी? 0। आपके मल्टीप्लिकेशन में log 1 आ गया तो आपकी मर्जी हो गया, आंसर 0 हो जाएगा स्ट्रेट। मान लो कोई बड़ा सा क्वेश्चन है और एक जगह पे log 1 आ गया, चुपचाप आंसर क्या लिख देना, करने की जरूरत ही नहीं। अगर log ये अलग प्रॉपर्टी है थोड़ी, log 5 का बेस क्या है? r। log 5 का बेस क्या है? इसको हम रेसिप्रोकल में ले जाए तो उल्टा हो जाएगा, log r का बेस क्या बन जाएगा? 5। log 5 टू द बेस r इज इक्वल टू 1 बाय log r टू द बेस 5। बहुत कम यूज होता है इसका। ऐसे एक और ये है, ये प्रॉपर्टी देखो कंफ्यूज करेगी, आप करना चाहो तो कर सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है। अगर log m का बेस n है तो उसको आप log m बाय log n लिख सकते हो। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है जो आपको देखनी है। देखो मैं दोबारा बता रहा हूं, लॉगरिथम के क्वेश्चन ना ज्यादातर बच्चे अच्छे से कर नहीं पाते, उसके लिए मैं आपको दो प्रॉपर्टी बता रहा हूं जो आपको, तीन ही इनफैक्ट प्रॉपर्टी तो तीन है। एक तो log m n वाली log m प्लस log n, log m बाय n वाली log m माइनस log n। बट जब भी क्वेश्चन है, मैं दोबारा बता रहा हूं, पावर को ले जाओ ऊपर, बेस और नंबर को कर दो सेम, तो पावर ही आपका आंसर बन जाएगा। पावर ही आपका, एक ना बड़ा सा क्वेश्चन है log वाला, log 2 log 3 log 4 वाला, हमने बेस इक्वल करके उसको खत्म करते करते आंसर लास्ट में 1 या 2 आ जाता है। तो आपको बेस और नंबर क्या करना है? देखो आपने बेस और नंबर सेम कर दिया, आपका आधा क्वेश्चन अपने आप सोल्व हो गया, आपका आधा क्वेश्चन अपने आप सोल्व हो गया। ठीक है बात। और लॉगरिथम करते हुए इंडिसेस का प्रयोग भी होगा, क्योंकि पावर्स तो चल ही रही हैं अल्टीमेटली। तो दिस इज रेशियो, प्रपोर्शन, इंडिसेस एंड लॉगरिथम। अपना बड़े क्वेश्चन, मैं आपको एक अच्छी बात बताता हूं, लोग का जितना बड़ा क्वेश्चन होता है ना, उसको सोल्व करना उतना ही आसान होता है, क्योंकि वहां पे प्रॉपर्टीज का प्रयोग ज्यादा होता है। छोटे क्वेश्चन में वैल्यू निकालनी हमें पड़ती है। ठीक है, तो रेशियो, प्रपोर्शन, इंडिसेस, चैप्टर को हम क्या करते हैं यहां पर? जय श्री राम, जय माता दी।